उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम लता है और ये हैं 1967 की बिहार में गोपालगंज सिवा। आषाढ़ माह में इनका जन्म हुआ है। ऐसे अवस्था में व्यक्ति दानी किस्म का होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से सूर्य यहाँ थोड़े से बलवान भी होते हैं, पर उतने बलवान नहीं जितने उत्तरायण में बलवान होते हैं। इस वजह से व्यक्ति का इम्यून कमजोर होता है। कुछ इन्होंने सवाल नहीं पूछे हैं, पर मुझे सिर्फ इतनी सी बात कही है कि मेरी कुंडली आप देख लीजिए। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल कमजोर हो सकता है, इस वजह से हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और हमेशा ही व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता रहता है। यह वर्षा ऋतु का प्रभाव है जो जातक को परेशान करता है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का चंद्रमा कभी भी जातक को धन के कारण किसी भी समस्या में नहीं डालने वाला होगा। कभी भी व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति हमेशा ही धन को सही दिशा में सुनियोजित तरीके से खर्च करने वाला होता है। ये होगा, आप होता है का मतलब यही होगा, ये कहने का मतलब। सोमवार के जन्मे होने से स्वभावतया थोड़ा इगोइस्टिक होता है, पर वो कभी भी उसको प्रकट नहीं होने देगा। अगर जो बात उसको मन में बुरी भी लग जाए, फिर भी उसको दबा करके शांत कर लेता है और पेट में बहुत गहरी गहरी बातें रखने वाला होता है। जैसे कई बार महिलाओं का, ये माताओं बहनों का ये जो होता है वो स्वभाव होता है कि उनके पेट में कई बार बात पचती नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात होगी कि व्यक्ति बहुत ही गंभीर बात को आसानी से छुपा जाता है। उसके लिए गंभीर होना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अनुराधा नक्षत्र बड़ा अच्छा होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति स्वाभिमानी और बैलेंस बनाने वाला, अनुशासनहीन नहीं होने वाला, अनुशासनात्मक होता है, प्रबुद्ध होता है और प्रैक्टिकल होकर के विचार करने वाला होता है। सामने वाले को बड़ा आदर देता है और समाज के सबसे छोटे वर्ग से लेकर के समाज के बड़े वर्ग से धन कमाने वाला होता है। यह ऐसे जगह से व्यक्ति के पास धन आते हुए देखा जाता है। शुक्ल योग, ये व्यक्ति के साथ, सबके साथ समाज में संबंध बड़े अच्छे होते हैं। सबको साथ लेकर के चलने का भाव प्रकट होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में शुद्धता है, शालीनता है, वैमनस्य नहीं है, प्रभाव अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, गूढ़ता अच्छी है, रचनात्मक कला बहुत अच्छी है। कैसे सबको एक साथ लेकर के चलना है और किसको कौन सी बात ज़्यादा पसंद आएगी, ये बात बहुत अच्छी है। सात्विकता कूट कूट करके भरी है और शुद्धता बहुत ही चरम पे होती है। ये सारी चीज़, मतलब ये कुंडली एक तरीके से जो पंचांग मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा और वर्ण और गण बड़े अच्छे हैं। ब्राह्मण वर्ण और देवगण का होना बड़ा आसान नहीं होता, और ऊपर से कि जन्म कुंडली में सोमवार और गुरुवार का वार हो, तब तो कहना ही क्या है। और चंद्रमा वृश्चिक राशि यहाँ भी और वृश्चिक राशि यहाँ भी, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि के। विचार करिए, मैंने हर बार अपने कार्यक्रम में लगभग जितने भी करीब बहुत सारे कुंडली विश्लेषण करे हैं, और जितनी भी कुंडलियों को आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे देखेंगे तो जैसे प्लेलिस्ट बना हुआ है विश्लेषण जन्म कुंडली का, दर्शकों की कुंडली का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये सब सारे कुंडली विश्लेषण ही है। और मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, यूट्यूब पे हो या सामने कंसल्टेंसी पे, हर बार सबसे ज़्यादा महत्व चंद्रमा को ही दिया है, क्योंकि एकमात्र वही ग्रह होते हैं जो नक्षत्रों के पति होने के कारण, नक्षत्रों में गोचर करने के कारण, राशियों में उनका प्रभाव विशेष होने के कारण, गुरु के साथ उनके संबंध में महत्वपूर्ण स्थिति को होने के कारण, सूर्य के साथ उनके तादात्म्य बनने के कारण, बुध के साथ उनके तादात्म्य बनने के कारण, मंगल के साथ उनके तादात्म्य बनने के कारण ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में आप एक बार भी चंद्रमा को ओवरलुक करते हैं, इसका मतलब होगा कि आपने बहुत बड़ी बात कमजोर कर दी है। ये चंद्रमा यहाँ भी और यहाँ भी वर्गोत्तम है, और जब एक ही ग्रह हर जगह एक ही स्थिति को मेंटेन करता है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में बैठ जाते, यहाँ चंद्रमा 7 में बैठ जाते,
और यहाँ आकर के 2 नंबर में या फिर 12 नंबर में बैठ जाते। इसे कंटिन्यूअस एक जैसा ग्रह तो नहीं रहा। अगर आपने एक ही काम को लगातार किया है तो हो सकता है कि वो लाभ दे दे, लेकिन आप हर 2 महीने पे काम बदल रहे हैं और हर बार नए तरीके से उसको फिर से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में कंटिन्यूअस एक जगह पे टिक करके काम करने की कमजोरी है, मतलब नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आपको सफल होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि हर वक्त आप कुछ ना कुछ जो है वो बदल रहे हैं। बदलने में ग्रह का जो प्रभाव है वो कई बार कमजोर होता है। अपनी स्थिति को मेंटेन करके चलने से व्यक्ति तुरंत सफल हो सकता है। उत्तरोत्तर वृद्धि करना और फ्लक्चुएशन में रहना, कभी बढ़ना कभी घटना, कभी बढ़ना कभी घटना, कभी बढ़ना कभी घटना, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ना, उसी गति में उसी दिशा में बढ़ना। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ बढ़े तो हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन कभी पूर्व गए, कभी उत्तर घूम गए, कभी दक्षिण गए, कभी पश्चिम गए तो बंगाल की खाड़ी नहीं जा सकते। अगर रामेश्वरम जाना है तो हमें पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा, या जिस दिशा में भी रामेश्वरम भगवान है हमें उस दिशा में निरंतर गति बढ़ानी होगी। लेकिन अगर आप इधर उधर भटक जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान रामेश्वरम का दर्शन मुश्किल होगा और विलंब होगा। ऐसी अवस्था इनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि वो स्थिति में ठीक है। और बहुत अच्छी बात इनकी कुंडली में कि चंद्रमा नीच के भले हैं, पर यहाँ के बारे में मैंने इस चंद्रमा के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि अगर चंद्रमा नीच के भी होते हों और मेंटेन करके रखते हों अपने आप को हर जगह, तो इसे कमजोर नहीं कहा जाएगा, इसे बहुत अच्छी बात कही होगी। और दूसरे नंबर पे इस भाव का अधिपति वृश्चिक राशि का देखिए मंगल तुरंत ही बैठा है और गुरु की उस पर दृष्टि भी है। मतलब गुरु से मंगल तो केंद्र में आ ही रहे हैं, 1 2 3 4, गुरु से चंद्रमा का संबंध भी नवम पंचम का बन रहा है। मतलब गुरु उच्च के इस व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2 तात्विक ग्रह जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं एक साथ बैठ करके स्वभाव भाव को, अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहां से व्यक्ति के विचारों में समता का प्रादुर्भाव होता है, यहां आकर के वो प्रबुद्ध होता है और यहां आकर के वो सकारात्मक या साकार रूप स्वरूप में गठित हो जाता है। ये मकर राशि का अधिपति शनि जन्म कुंडली में दशम स्थान में, अष्टम भाव के अधिपति का दशम में बैठना और गुरु उच्च के जो दशम भाव के अधिपति हैं उसको देख रहे हैं और दशम भाव को भी देख रहे हैं और दशम भाव के अधिपति को भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का ध्यान ईश्वर में और पति प्रिया होने का साथ साथ व्यक्ति किसी भी चीज पे बहुत ही डाउट कभी भी ना करे, बिल्कुल ही सरलता से विश्वास कर लेता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति के जीवन में पादार्पण होता है, आने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। ये बात भी है, सुखी है, समृद्ध है, यशस्वी है, गुणकारी है, मृदुभाषी है, सबको पकड़ करके चलने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला है, सबके साथ संबंधों को तवज्जो देने वाला है और लक्ष्मी संपन्न हमेशा हो सकता है। मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से अचानक से नुकसान संभव है। रैंडम एक्सिस तो नहीं पर लूज हो सकता है, क्योंकि धनेश नीच के हैं और राहु इस भाव से केंद्र में है। गौर करिए, इस भाव से केंद्र में मंगल, गुरु से केंद्र में मंगल अच्छा होगा, मंगल से ठीक आगे चंद्रमा। ये थोड़ी कमजोरी जो व्यक्ति को अपने पैरों पर कई बार खड़ा नहीं होने देता है, अनुभवी और ज्ञानी होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति के पराक्रम का परिणाम पुत्र स्वरूप नहीं मिल पाता। पुत्र क्या है? हमारे द्वारा किया गया मेहनत, हमारा फल जो हम आज मेहनत करते हैं वही कल हमारी आत्मा ही जो है वो पुत्र होती है। और या कह सकते हैं कि हमारे ही पूर्वज हमारे पुत्र के रूप में हमारे सामने बैठे होते हैं, या हम ही जो पूर्व में हम अपने पिता के पूर्वज थे आकर के अपने पिता के सामने बैठे हैं पुत्र के रूप में। ये पुत्र भाव, पंचम भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हों तो इसे अच्छा नहीं कहा जाता। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार प्रेम नहीं मिलता, लोगों से देता रहे पर मिलने जब मांगे या जब अपने अधिकारों की पुष्टि करना चाहे तो लोग उसको अंगूठा दिखा देते हैं। मतलब आपसे सिर्फ समाज लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। और ये कुंडली सिर्फ देने वाली बनती है। आप जब अधिकार मांगेंगे
तो ये नहीं देगा। यहाँ शनि की दृष्टि है जो अष्टम भाव का अधिपति है। शनि की दृष्टि खराब नहीं है, पर वस्तुतः इस भाव के अधिपति बुध जो हैं वो अपने ही राशि में बैठे हैं, बलवान हैं। लेकिन गौर करिए, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव न तो लग्न पे और न तो लग्नेश पे। लग्न के अधिपति लग्न में बैठे तो ये अच्छी बात होगी, पर वो वक्री हैं 19 डिग्री के तो थोड़े ठीक हैं, अगर और भी नीचे आ जाते 19 डिग्री से तो और भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाती। मतलब निगेटिव चीजें कहाँ जा रही हैं? धन भाव के अधिपति का छठवें में जाना, नीच का नहीं, छठवें में जाना, ये दारिद्र दोष होगा। और चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में जाना जहां मजबूत होगा, वहीं लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, ऊपर से केतु की दृष्टि। इस कारण से व्यक्ति का जो मेंटल प्रेशर होता है वो जल्दी ही एक्टिव होता है और उसको भविष्य के मामले में चिंता पैदा करने वाला हो जाता है। छठवें भाव में चंद्रमा के बारे में मैंने एक बात कही थी कि छठवें भाव के चंद्रमा व्यक्ति को साहसी और निर्गुण तत्व का बना देते हैं, जहां वो सकारात्मक होते हुए सभी प्रकार के भावों को अपने आप में समेटने वाला, जहां उसके पास प्रेम है, दया है, क्षमा है, शील है, गुण है, धर्म है, अनैतिकता नहीं है, नैतिकता है, ये सब उसके पास हो जाते हैं। और व्यक्ति के पति का कारोबार तो सप्तम स्थान का 10वां भाव चतुर्थ भाव होता है। इस भाव के अधिपति स्वग्रही है, व्यवसायिक, खुद का काम करने वाला, और निस्संदेह बता दूं तो उस पर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो पति का कारोबार और भी ज्यादा अच्छा हो जाता था, पर ऐसा नहीं है। इस वजह से ही कई बार व्यक्ति को कई बार आप अगर ऐसा समझे, इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ कभी कम ना हो, ऐसा हो जाता है। वायु तत्व का लग्न बना है, वायु तत्व के लग्न में लग्न के अधिपति लग्न में ही मिथुन राशि में बैठे हैं और केंद्र में ही उनका परम मित्र शनि बैठा है 10वें स्थान में, पर वो भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम में होते हैं। इस कुंडली में मारक चंद्रमा और द्वितीय सहायक मारक के रूप में गुरु उपस्थित होते हैं। 5 संख्या अच्छी रहेगी, 5 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए कुंभ राशि अच्छी रहेगी, तुला राशि और इस कुंडली के लिए मेष राशि अच्छी रहती है। इस कुंडली के लिए 12 मतलब दिशा के आधार पर अगर कहते हैं तो उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन सप्तमेश का धन भाव में जाना व्यक्ति को अपने ही व्यापार से, खुद के रोजगार से धन प्राप्ति का योग बनेगा। खुद का कारोबार स्थापित करना चाहिए या खुद के काम में सहयोगी सिद्ध होना। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और मैं समझता हूं कि ये मारक ग्रह है और उस पे किसी भी तरीके से गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है जो कि सहायक मारक है। तो एक मारक ग्रह की दशा चली और वो छठवें भाव में बैठ गए, और दूसरे मारक ग्रह की स्थिति जो गुरु देख लिए, ऊपर से इस भाव के ऊपर अब देखेंगे तो इसके ठीक पीछे आग लगी हुई है, मंगल और केतु। इस कारण से कई बार व्यक्ति चिंतित हमेशा होता रहता है या अपने मन का सही तरीके से संपूर्ण लाभ जहां पे लगाना चाहिए वहां न लगा करके गलत और छोटी छोटी बातों से चिंतित करके अपना प्रेम और अपना तो खून जलाती ही हैं। कई बार इनको देख करके इनके पति भी जल भुन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दुखी होने से आपके घर के बाकी के अन्य सदस्य दुखी हों। क्लियर है? एक बड़ी अच्छी बात जो इस कुंडली में है कि गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं, ऐसी अवस्था में कि गुरु का प्रभाव 10वें स्थान पे है, यहाँ पे 7वें स्थान का सुख मिलेगा, दाम्पत्य का सुख हमेशा है। और जन्म कुंडली में 7वें स्थान में गुरु की राशि बनी है और वो उच्च के होकर के बैठे हैं, यानी कि 7वां भाव मजबूत है और सप्तमेश ठीक बैठे हैं, क्योंकि उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। राहु की दृष्टि भी है तो शुभ ग्रह की दृष्टि है, जिसपे मंगल की दृष्टि जा रही है। तो मंगल और राहु का एक दूसरे को देखना और जन्म कुंडली में शुक्र का इस भाव से पंचमस्थ जाना, शुभ ग्रह का इस भाव से पंचमस्थ जाना, इस भाव से केंद्र में शनि का बैठ करके वापस इस भाव को देखना जो कि भाग्य भाव के अधिपति हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पति और व्यक्ति स्वयं भी तार्किक, धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। ये इतनी सारी बातें। भाग्य भाव के अधिपति का 10वें में जाना, अष्टम होने का दोष भी उन्हें लगेगा। राहु की दृष्टि शुक्र पे जो कि जन्म कुंडली के व्यय भाव के अधिपति हैं, इनको जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, इस वजह से धार्मिकता हमेशा बनी रहेगी
गुरु का प्रभाव नीच का, इस वजह से व्यक्ति बेवजह की चीजों पे बेवजह का दिमाग खर्च करेगा। गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे, इस वजह से व्यक्ति को सरकार से, व्यक्ति को पति से और व्यक्ति को पिता से, और ये हमेशा ही इनके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। एक बात और बताता हूं, इनकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, जैसे मैं अगर देख रहा हूं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध को छोड़ करके गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ध्यान से, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध को छोड़ करके गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह हमेशा ही दशा में अच्छे परिणाम देंगे। ये अंतरदशा में भी इनका मन, इनकी बुद्धि, इनका धन, इनका चित्त, इनका स्वभाव, इनका स्वास्थ्य, इनका दाम्पत्य, इनका पुत्र, इनके पति, ये सब की दशाएं अंतरदशा में भी सपोर्टिव होंगे। ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं इनकी कुंडली में और भी दृष्टि पे आता हूं। शनि की दृष्टि यहाँ पे शुक्र की राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को गंभीर वाणी का बना देंगे। साथ ही साथ व्यवसायिक जनों से व्यक्ति का संबंध बड़ा अच्छा होता है। अगर खुद पे कभी बात बनेगी तो बहुत ही मजबूती से कई बार वो उसको डील करते देखा जाता है। और शनि की दृष्टि यहाँ के लिए मन में भेद पैदा करने वाली, लेकिन चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि कई बार व्यक्ति को धन संपत्ति का मालिक बना देगी। बेवजह की चिंता करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि धन भाव में उच्च के गुरु स्वग्रही या उच्च के अगर हो जाए तो कहने की कोई बात ही नहीं है। और पैतृक संपत्ति के भी लाभ बड़े मिलते हैं और व्यक्ति स्वभावगत सबको पकड़ करके साथ में चलने वाला होता है। चित्त अस्थिर है क्योंकि चंद्रमा 6वें में बैठे हैं, ये एक सामान्य सी बात होगी, पर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से धर्म, अध्यात्म, नेचर वाइज बड़ा ही सोबर, शुद्ध, मनस्वी और बड़ा ही शील युक्त होता है। गणनात्मक रुचि होती है। गणना करते 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 व्यक्ति दूसरों के प्रभाव को भी अपने ऊपर ले लेता है और खुद चिंता में डाल करके अपने आप को, अपने पति, अपने बच्चों को भी चिंतित करता रहता है। गुरु का प्रभाव अष्टम भाव पे छोटी छोटी बातों पे गंभीरतम स्थिति में विचार करना और खुद का दिमाग खराब करना। गुरु का प्रभाव यहाँ पे है पति से, पिता से और पुत्र से, सरकार से, हमेशा ही व्यक्ति को लाभ मिलता रहेगा। ये आपके सपोर्ट के लिए हमेशा ही जागृत हैं। सप्तम भाव के अधिपति उच्च के हैं, इस वजह से दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। पति सर्वस्व हैं और पति का सुख और संतान का सुख हमेशा जातक को मिलता रहेगा, लेकिन संतति कष्ट से, देरी से या विलंब से या कष्टपूर्ण स्थितियों से या कई बार बहुत ही जद्दोजहद के बाद प्राप्त होते हुए देख रहा हूं। मंगल और चंद्रमा का प्रभाव यहां बढ़िया। ये दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में जाना और चंद्रमा और मंगल का योग बना होना, गुरु का पंचम भाव को देखना, दशम स्थान 10 नंबर की राशि में केतु का बैठना, थोड़ी बहुत विषम परिस्थितियां बनेंगी ऐसे जीवन में, ये बात भी देख रहा हूं। वैसे व्यक्ति कुछ भी ना करे फिर भी धन स्वतः आता रहे, ऐसी स्थितियां भी कई बार जीवन में आती हैं। और एक बात, बहुत बड़े महल का मालिक व्यक्ति होता है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए भवन और वाहन का सुख देने वाली, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए मृदुभाषी, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए दाम्पत्य में कई बार उधेड़बुन या कंफ्यूजन या कई बार अचानक से बहुत बड़े बड़े बदलाव करने का संकेत देते। अब मैं आपको लग्न पे लेके आता हूं। इनका लग्न 14 डिग्री का बना है आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ऐसी अवस्था में ये नक्षत्र के लग्न का जो चरण होगा वो शनि इसके अधिपति हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए और व्यक्ति को हमेशा ही भगवान माता सीता की आराधना करनी चाहिए, माता पार्वती की आराधना करिए, शिव जी के मंदिर में वो जाकर के धोने का प्रयास करिए और दही अर्पित करिए, सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए। रामायण के प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ अगर ना बन सके तो एक चौपाई या एक पूरा जो छंद होता है, पूरा एक छंद तक, यहां से लेकर के वहां तक एक पेज भी अगर पढ़ लेंगे, मैं तो समझता हूं कि अगर एक अध्याय आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहे। या गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन रात को सोते समय अगर कर लें तो जीवन का डर बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। 18वें अध्याय का पाठ अगर कर लें तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। प्रत्येक दिन अगर व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष पढ़ता रहे तो उसको भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। सुनने से, पढ़ने से, रटने से, जपने से, स्मरण करते रहने से चित्त को व्यग्रता नहीं मिलती है और मन बड़ा शांत रहता है। शांत क्यों नहीं है?
क्योंकि आप अशांत इसलिए हैं, गौर करना तराजू को, जब दोनों तरफ पक्ष बराबर हो जाए तो उसका ढूलना बंद हो जाता है। और ये मन जो है वो तराजू का बीच वाला हिस्सा है, इधर कम तो इधर हल्के में चला जाए, इधर ज्यादा तो ज्यादा की तरफ झुक जाए। जब तक वो बैलेंस ना हो तो ये कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि मन चाहता है कि वो बिल्कुल ही स्थिर रहे, और आप जो है वो कभी ज्यादा के चक्कर में और कभी कम के चक्कर में लग जाते हैं। इस ज्यादा और इस कम वाले चक्र को छोड़ करके अपने आप को स्थिर करिए, ईश्वर के पास जाइए और उससे बस इतनी बात कह दीजिए, मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो, इधर कभी ले जा रहे हो कभी उधर, मुझे स्थिर तो कर दो। हे भगवान, मैं आप ही का तो हूं, मुझे बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी कुंडली का चंद्रमा नीच का है, पर वो है शुभ ग्रह, इस वजह से मुझे शांति दे दीजिए, मेरा मन बड़ा विचलित रहता है। आप इस तरीके से अगर मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो ये चंद्रमा बड़ी पीटेगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे इसका जो सुख है वो कमजोर हो रहा है। मंगल और केतु यहाँ पे आग लगाए बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब व्यक्ति लूज करता है, गेन नहीं करता। आप कुछ भी कर देंगे, कई बार आपका यश आपको नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाता है। और कई बार अंतिम में आकर के अंततोगत्वा व्यक्ति को मिलता है, अरे मैंने इतना किया पर मुझे मिला क्या, कुछ भी तो नहीं, ऐसा वाला हो जाता है। ऐसे भी योग, अभी चंद्रमा मारक है, इस दशा काल में कम से कम शिव जी की पूजा तो अवश्य ही करना चाहिए। मैं आपको एक मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का जप करिए। चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, जो आपकी कुंडली के लिए मैं समझता हूं कि 31 में होगी, अभी 9 साल की दशा है। मंगल आपकी कुंडली के लिए बड़े अच्छे नहीं होते, रोगी बना देते हैं वो, और निश्चित रूप से वो संतान को रोगी ना बनाए, संतान को किसी भी तरीके से प्रभावित ना करे, कुक्षी का क्षेत्र ना प्रभावित करे, हृदय क्षेत्र प्रभावित ना हो, रक्त क्षेत्र प्रभावित ना हो, नेत्र क्षेत्र प्रभावित न। वैसे आपकी कुंडली में नेत्रों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य बैठे हैं। 12वें भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में सूर्य के निकटस्थ होकर के बैठे हैं। लग्न में बुध है, लग्न बलवान है। स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या के दौर और खतरनाक स्थिति नहीं है। सर्दी, खांसी, ये सब चीजें एक सामान्य सी बात इस कुंडली में हो सकती है। इस कुंडली में कठिनाई कब होगी? जब शुक्र में शनि और मंगल चलें तब। इसका मतलब है कि 2028 का नवंबर, हमें उस समय विशेष सावधानी की बात रखनी होगी। और एक वक्त और भी, जो अभी 23 के 12वें महीने तक थोड़ा बहुत मन चिंतित और परेशान रहेगा। एक वक्त और 2025 के अप्रैल से लेकर के 26 के नवंबर तक वाला थोड़ा कष्टदायक रहेगा। ये 2-3 समय आपके लिए थोड़े कष्ट वाले रहेंगे। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में सूर्य षडबल में कमजोर है। बलवान आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उनके पास विंशोपक बल वगैरह भी बढ़िया देख रहा हूं मंगल और बुध के पास। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह के रूप में मैं जो देख रहा हूं, जैसे षडबल वगैरह में भी शनि का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है और सूर्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है। यानी कि सूर्य उच्च के ग्रह के साथ अगर नहीं बैठते तो इनकी स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो जाती। शनि नीचा विलासी है, नीचा विलासी ग्रह कई बार कमजोरी से परिणाम करता है। और भाग्य भाव के अधिपति होकर के अगर दशम भाव में नहीं बैठते और गुरु से दृष्ट नहीं होते तो ये महाभाग्यशाली योग नहीं बनाता। गौर करिए, मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें बात कही थी कि भाग्य भाव के अधिपति अगर गुरु से दृष्ट होते हैं, गुरु से दृष्ट कैसे? गुरु से 5वीं, गुरु की 7वीं और गुरु की 9वीं, 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु की 7वीं, 5 के बाद 6 और 7, और गुरु की 9वीं यहाँ पे। यानी कि भाग्य भाव के अधिपति अगर गुरु से देखे जाते हैं, इसे महाभाग्यशाली योग कहा जाता है। और ये जातक के लिए बड़ा ही समृद्धि से युक्त और समृद्धि से युक्त बनाने में बड़ा ही लाभकारी और सहयोगी होता है। इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। और मैं एक बात और भी कह दूं, होरा कुंडली के भी आधार पर ये कुंडली में चंद्रमा थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ आपको आपके जीवन में लाभ देने वाली स्थिति में लेके जा रहे हैं। क्लियर है? अब मैं एक बात आपको बताता हूं। दरअसल मंगल की दशा आने से पहले प्रत्येक पल आपका स्वास्थ्य थोड़े बहुत कमजोरीपन से गुजरेगा, जब चंद्रमा की अंतिम दशा बीतेगी तब। और मंगल की दशा में आते आते हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा हृदय रोग से परेशान और पीड़ित हो जाएं। ऐसी स्थिति ना आए, इस वजह से हमेशा ही अपने आप को एक्टिव रखिए।
जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रखिए, दिमागी रूप से नहीं, शारीरिक रूप से, क्योंकि ये चंद्रमा है तो कई बार वेट गेन करवा देते हैं, और उस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो इसकी अधिकता ज़्यादा है। पीछे मंगल जो पंचम भाव में तुला राशि में बैठे हैं, रोग भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां हमेशा लगी रहती हैं। इस कारण से हमें बीमारियों को दूर भगाने के लिए आपको इसके लिए तिकड़म भिड़ाना होगा, और रक्त कभी भी परेशान ना करे आपको, क्योंकि चतुर्थ भाव पे शनि का प्रभाव है और चतुर्थेश जन्म कुंडली में केतु से देखे जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कोई ना कोई दवाइयां हमेशा चलती रहती है। और ये दशा कई बार आपकी कुंडली में, मैं हालांकि इस कुंडली में चंद्रमा में केतु 2028 में आएंगे, उस समय छोटी सी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी उत्पन्न होते देख रहा हूँ। इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। क्लियर है? शनि आपकी कुंडली में 25 में आएंगे और मैं समझता हूं कि वो ठीक हैं। बुध आपकी कुंडली में 26 में आएंगे, जो आपकी कुंडली में ठीक हैं। केतु 2028 में आएंगे, जो थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ स्वास्थ्य का कमजोर करना दिखा सकते हैं। चंद्रमा के बाद चंद्रमा में शुक्र 2028 में, ये बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद सूर्य आएंगे, ये भी ठीक रहेंगे। मंगल में राहु 2031 में कष्टदायक हो सकते हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। यानी कि शुक्र में जब जैसे चंद्रमा की दशा है, तो चंद्रमा में शुक्र और शुक्र में शनि और शनि में मंगल आ जाए, वो दिन बड़ा कष्टदायक होगा। चंद्रमा में शुक्र में जब चंद्रमा आ जाए तो ये कष्ट वाली स्थिति बनेगी। तो ये हमें ऐसे देखना होगा। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कुंडली को कभी भी धन के लिए भटकना नहीं होगा, इसकी मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं। तब तक के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।